नमस्कार प्यारे मित्रों। आज बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ आप लोग के बीच में आए हैं। बहुत दिन से मन कर रहा था कि थोड़ा बात करें और अपनी बात रखें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध का माहौल है और बहुत से देश युद्ध में उलझे हुए हैं। आप देख सकते हैं, रशिया यूक्रेन में युद्ध चल ही रहा था। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में रिश्ते कड़वाहट में थे ही। अब अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। अमेरिका और क्यूबा के बीच में युद्ध चल रहा है। चीन और ताइवान में स्थितियां बड़ी नाजुक हैं। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में युद्ध जैसा माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसी स्थितियां हैं और आप समझ सकते हैं। लेकिन हम भारतीय हैं, हमको इससे क्या? युद्ध कहीं हो रहा है तो होने दे, हमें इससे क्या? हम तो ठीक है, हमारी स्थिति तो ठीक है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज के इस ग्लोबल एरा में कोई भी देश अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकता। उसमें से एक वस्तु है तेल। अब तेल से जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक बातें मैं आपके सामने रख देता हूं। तेल, आपको तो पता है कि आज आधुनिक युग में तेल कितना महत्वपूर्ण है। तेल है तो आधुनिकता है, तेल है तो प्रौद्योगिकी है, तेल है तो सभी सार्वजनिक उपक्रम, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, सब बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। तेल है तो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य है। तेल है तो दूरसंचार के साधन भी उपस्थित हैं। मतलब सब कुछ है। लेकिन क्या आपको पता है कि तेल, भारत अपनी जरूरत का केवल 15 से 17% तेल का उत्पादन अपने देश में करता है और बाकी 82 से लेकर 85% तेल हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। हर देश हर किसी का उत्पादन नहीं कर सकता, अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों का उत्पादन नहीं कर सकता। उसी तरह से हम तेल भी भारत की तरफ से जितनी मांग होती है उस मांग का केवल 15% तेल उत्पादन हम अपने देश में करते हैं। बाकी 85% तेल हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। विदेशों पर हमारी इसकी निर्भरता है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसा माहौल है तो ये समझने की बात है कि युद्ध कोई सामान्य परिस्थिति तो होती नहीं है। युद्ध जब होता है तो परिस्थितियां असमान हो जाती हैं और असमान परिस्थितियों में आम जनता को कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ बलिदान देने पड़ते हैं। और ऊपर से यदि हमारी निकम्मी सरकार कांग्रेस की हो तो पूछना ही नहीं है। मनमोहन सिंह के समय का तेल बॉन्ड लिया हुआ, आज तक हमारी केंद्रीय सरकार उस तेल बॉन्ड की कीमत चुका रही है। बीजेपी की सरकार कीमत चुका रही है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखे, अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने साख को बनाए रखे। आपको पता है 2 लाख से अधिक, 2 लाख करोड़ से अधिक तेल का कर्जा भारत पर है और इसको चुका कौन रहा है? ये कर्जा लिया कौन था? बीजेपी सरकार कर्जा ली थी? नहीं, ये कर्जा मनमोहन सिंह के समय का कर्जा है। आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो ये जानना नहीं है। आज 2 दिन पहले 3 दिन पहले मोदी जी ने कहा, क्या कहा? नैतिक आधार पर उन्होंने कहा
कि मैं देशवासियों से गुजारिश करता हूं कि आपको जितनी जो है ज़रूरत हो तेल उतना ही प्रयोग करें, उसका मिसयूज़ ना करें। 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज का प्लानिंग करना चाहिए। कोई भी संसाधन जब आवश्यकता से कम हो तो उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेसियों को तो समझ में आता नहीं है, विपक्षियों को तो समझ में आता नहीं है। चलिए उस पर बात नहीं करेंगे। आपको जान के बड़ी ताज्जुब होगी मित्रों कि बीजेपी सरकार, हमारे मोदी जी अलग अलग देशों से तेल बॉन्ड के आधार पर लिए हुए तेल के कर्जों का भुगतान 2 महीने पहले तक किया है। 2 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 2 लाख करोड़ रुपए किसी पार्टी ने बॉन्ड के रूप में कर्जा लिया और दूसरी पार्टी जो है उसको चुका रही है, जिम्मेदार पार्टी। और हमारे मोदी जी ने कहा कि भाई आप तेल का मिसयूज मत करें, और विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया। तो विपक्षी पार्टी के एक पवन खेड़ा है, पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे मोदी जी ने कहा कि तेल का प्रयोग बंद कर दें। वाह, बात बनाना तो कोई इन कांग्रेसियों से सीखे। ऊल जुलूल बातें करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मंत्री से लेकर संतरी तक, ऊपर बैठे हुए नेता से लेकर के ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता तक, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मोदी जी ने कहा कि तेल बंद कर दें, तेल का प्रयोग करना बंद कर दें। पवन खेड़ा कहते हैं कि इसका मतलब भारतीय लोग जो है पराठे पूड़ी में गोबर का प्रयोग करें, तेल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। वाह, क्या पवन खेड़ा जी, वाकई पवन खेड़ा जी। अभी हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि पवन खेड़ा का हम पेड़ा बना देंगे। तो भाइयों, गुजारिश बस इतनी है कि इस विपरीत समय में, इस असमान परिस्थितियों में सरकार का साथ दें, सरकार की भावनाओं का, सरकार के आदेशों का सम्मान करें। सरकार ने ये नहीं कहा कि आप तेल का प्रयोग करना बंद कर दें। सरकार ने ये कहा कि संसाधन की कमी है, विदेशों से तेल मंगाने में दिक्कत हो रही है, अतः जितने हमारे पास तेल हैं उसका मिसयूज न करें, उसका बेस्ट आउटपुट करें, उसका अधिकतम जो है लाभ मिले, इस तरह से प्रयोग करें। और जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत $65 प्रति बैरल थी, तभी भी वही रेट था भारत में। और आज जब $110 प्रति बैरल हो गया है तो भी यही रेट है। और हाँ, मामूली सा 1 या 2 रुपए जो बढ़ा हुआ है, लेकिन हमको तो समझना नहीं है। हमको तो बस आरोप लगाना। आरोप लगाना बहुत आसान काम है। चलिए आरोप लगा देते हैं। हम भी आप लोग के साथ मिल करके जो है बीजेपी सरकार पे आरोप लगा देते हैं। फिर किस सरकार को लाना पसंद करेंगे? कांग्रेस को, जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो किसी विशेष समुदाय को बढ़ाने का प्रयास करती है। अगर आप लोग राजनीति को नहीं समझे तो कम से कम टीका टिप्पणी करने से पहले एक बार सोचें, देखें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको यह भी जानने की जरूरत है कि इन विपरीत परिस्थितियों में यूरोप के देशों, अमेरिका, पाकिस्तान या अफ्रीका के अनेक देशों में, या हमारे ही जो भारतीय उपमहाद्वीप में जितनी भी देश हैं, वहाँ तेल की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ तो फिर भी 1 या 2 रुपए, हार्डली 4% जो है तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। तो हमने जो है जमीन को सर पे उठा लिया, आसमान को सर पे उठा लिया।
मित्रों, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जिम्मेदारी से सबको साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल है। हमारी सरकार जिम्मेदारी से सबको साथ में लेके चल रही है। सही मायने में सेकुलरिज्म सरकार है। और इसी सरकार में आप देखोगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। आप कानून का साथ दीजिए और भाई बनकर के रहिए, कोई आपको छू नहीं सकता। लेकिन जब आप उम्मीद करेंगे एक्स्ट्रा प्रिविलेज की, तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि डेमोक्रेटिक है, यह सरकार डेमोक्रेटिक है, यह सरकार सबकी है, किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष की नहीं है। नमस्कार।